नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पूरन गराटी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। तो विद्यार्थियों, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में अपने 8 लेक्चर डाल दिए हैं और 9वें लेक्चर में अपन जो पहला टॉपिक लेंगे वो है सार्थक अंक। तो देखिए सार्थक अंक क्या होता है। सार्थक अंक, देखिए विद्यार्थियों, जो सार्थक अंक है उसकी परिभाषा होती है वे अर्थपूर्ण अंक जो निश्चित रूप से ज्ञात हो, वो क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक। तो परिभाषा लिखते हैं, वे अर्थपूर्ण अंक, वे अर्थपूर्ण अंक जो निश्चित रूप से ज्ञात हो, जो निश्चित रूप से ज्ञात हो, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे सार्थक अंक। ठीक है, ये जो डेफिनेशन होगी, क्या वे अर्थपूर्ण अंक जो निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं वो क्या होते हैं? सार्थक अंक। ठीक है, अब इसके कुछ गुण हैं, कुछ प्रॉपर्टी, उन्हीं से पता चलेगा भी सार्थक अंक क्या होते हैं। अब है सार्थक अंक के गुण, प्रॉपर्टीज। देखिए सार्थक अंक है ना, कौन से होते हैं? जितने भी गैर शून्य अंक है वो क्या होंगे? सार्थक अंक। तो क्या लिखेंगे? सभी गैर शून्य अंक, सभी गैर शून्य अंक, ठीक है, क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ले लिया मैंने 222, तो इसमें सारे गैर शून्य अंक हैं, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 3। ठीक है, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 3। ठीक है, इसी के बाद में अगला गुण क्या होता है कि जो गैर शून्य अंक है, गैर शून्य अंक उससे पहले उपस्थित शून्य क्या होंगे? सार्थक नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, क्या लिखेंगे? गैर शून्य अंक से पहले उपस्थित शून्य सार्थक अंक नहीं होते। ठीक है, क्या हुआ? गैर शून्य अंक से पहले उपस्थित जो अंक है, वो जो शून्य है वो क्या है? सार्थक अंक नहीं होते। ठीक है, तो जैसे कि ये लिख दिया मैंने, ये है, और इसके जो पहले ये शून्य, ये सार्थक अंक नहीं होंगे। सार्थक अंक इसमें कितने होंगे? 2, ये एक तो ये और एक ये, तो 2 ही अंक क्या होंगे? सार्थक होंगे। ठीक है, अब है अगला पॉइंट क्या है कि गैर शून्य अंक के मतलब बाद में, मतलब गैर शून्य अंक के किधर? ये इस साइड में, मतलब दाईं साइड में उपस्थित शून्य क्या होंगे? सार्थक। ठीक है, सार्थक अंक या गैर शून्य अंक, गैर शून्य अंक के दाईं और उपस्थित शून्य क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। ठीक है, तो मतलब गैर शून्य अंक के दाईं और उपस्थित शून्य सार्थक अंक होंगे। तो यही है, अपन इसको ऐसे लिख दें तो ये क्या है? इसमें सार्थक अंक, शून्य भी क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। ठीक है, तो अब इसमें सार्थक अंक कितने हो गए विद्यार्थियों? इसमें हो गए 1 2 3 4 सार्थक अंक होंगे। ठीक है, इसी के साथ अगला जो पॉइंट है उसमें बताया गया है क्या कि जो 2 गैर शून्य अंक के उपस्थित के बीच में उपस्थित शून्य है वो भी क्या होगा? सार्थक। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 2 गैर शून्य अंकों के मध्य उपस्थित शून्य क्या होगा?
सार्थक अंक। क्या होगा? सार्थक अंक। ठीक है विद्यार्थियों, तो जो गैर शून्य अंक है दो, उनके बीच में अगर कोई शून्य उपस्थित हो तो वो क्या होगा? सार्थक अंक। जैसे ये है 2022 है, ठीक है, तो इसमें सार्थक, ये दो गैर शून्य अंक है, ये दोनों सार्थक है, तो इनके बीच में शून्य है तो ये भी सार्थक होगा। तो कितने सार्थक अंक हो गए? 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में अपना जो लास्ट इसका सार्थक अंक का गुण है, हाँ, तो वो है क्या कि वस्तुओं की गणना है ना, वस्तुओं की गणना है ना, उसमें जो सार्थक अंक होंगे हमेशा क्या होंगे? इनफाइनाइट, अनंत होंगे। ठीक है, वस्तुओं की गणना में अनंत क्या होंगे? अनंत सार्थक अंक। ठीक है, ठीक है विद्यार्थियों, कितने होंगे? अनंत सार्थक अंक होंगे। जैसे देखते हैं कि जैसे दो बॉल है अपने पास, क्या दो बॉल है, दो वस्तु हो गई ना, तो इस दो बॉल में कितने सार्थक अंक होंगे? अनंत। इसको कैसे लिखते हैं? देखो, इसके दो के आगे दशमलव लगा देंगे और उसके बाद में अनंत शून्य लगा देते हैं। कितने? अनंत शून्य। तो क्या हो जाएगा इसमें? सार्थक अंक अनंत। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे कि अपने बुक में दे रखा है कि 20 अंडे, क्या है? 20 अंडे, तो इसमें भी क्या होंगे? सार्थक अंक अनंत ही होंगे। कितने होंगे? अनंत ही। तो इसको भी क्या लिखें? 20 और फिर दशमलव और फिर अनंत शून्य लगा देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या? सार्थक अंक। क्या हो गया? सार्थक अंक। ठीक है विद्यार्थियों, अब इस टॉपिक के बाद में अगला जो टॉपिक है वो है विद्यार्थियों क्या? रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है, क्या है? रासायनिक संयोजन के नियम। तो देखिए विद्यार्थियों, अगला जो टॉपिक है वो है रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है, रासायनिक संयोजन के नियम। तो देखिए विद्यार्थियों, जो रासायनिक संयोजन के नियम है ना, इसमें 5 नियम है। कितने हैं? 5 नियम। ठीक है, इसके अंतर्गत 5 नियम आते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम में 5 नियम आते हैं, और जिसमें पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो देखते हैं पहला, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखते हैं इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए विद्यार्थियों, इस नियम है ना, इसका प्रतिपादक थे लेवोसियर। कौन थे? एंटोइन लेवोसियर। ठीक है, प्रतिपादक लेवोसिए या लेवोसियर, कुछ भी, लेवोसियर भी लिख रखा है। ठीक है, लेवोसियर। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसने क्या बताया कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसका द्रव्यमान संरक्षित रहता है। क्या है? द्रव्यमान संरक्षित रहता है, अर्थात द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता। मतलब क्या है इसमें कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता व ना ही नष्ट किया जा सकता। नष्ट किया जा सकता, ये बताया किसने? लेवोसियर ने। क्या कि द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता, मतलब अर्थात रासायनिक अभिक्रिया का द्रव्यमान संरक्षित रहता है। ठीक है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया का द्रव्यमान संरक्षित रहता है। क्या होता है? संरक्षित रहता है। ठीक है विद्यार्थियों, ये हो गया अपना क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद में जो अगला नियम है वह स्थिर अनुपात का नियम। क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम।
स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है विद्यार्थियों, अब जो स्थिर अनुपात का नियम है वो क्या है, वो दिया था किसने, जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने। ठीक है विद्यार्थियों, किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने इसका प्रतिपादन किया था। किसका, स्थिर अनुपात के नियम का। और इसने क्या बताया कि भाई किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का अनुपात सदैव क्या रहेगा, स्थिर। चाहे अमेरिका में चले जाओ तो भी उस यौगिक में वही अनुपात रहेगा तत्वों का, चाहे ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, चाहे पाकिस्तान में चले जाओ, चाहे हिंदुस्तान में चले जाओ। ठीक है, तो क्या है, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का अनुपात सदैव क्या रहेगा, स्थिर रहता है विद्यार्थियों। किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर रहता, फिक्स रहता है। जैसे ये है अपना H2O, ठीक है, ये है अपना H2O, ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मतलब परमाणु की संख्या का अनुपात तो क्या है, सदैव हमेशा हाइड्रोजन के 2 होंगे और ऑक्सीजन के 1 होगा। ठीक है, ठीक है, और इसी प्रकार का द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा, हाइड्रोजन का 1 होता है तो वैसे 2 और इसका क्या है 16, तो 1:8 स्थिर रहता है। चाहे ये अमेरिका में देख लो H2O वैसा ही रहेगा, उसके द्रव्यमान का अनुपात तो 1, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात तो 1:8 रहेगा, और परमाणु की संख्या का अनुपात या तत्वों की संख्या का अनुपात 2:1 ही रहेगा। ये हो गया अपना स्थिर अनुपात का नियम, जिसको जोसेफ प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, इसके बाद में अगला नियम है वो है गुणित अनुपात का नियम। क्या है, गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों तीसरा नियम, गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, क्या अगला तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, देखिए विद्यार्थियों इसमें क्या बताया गया। ये जो गुणित अनुपात का नियम है ये दिया था डाल्टन ने। किसने, जॉन डाल्टन ने। ठीक है, प्रतिपादक इसके जॉन डाल्टन। और इसने क्या बताया, देखिए सुनिए। जी हाँ, तो जॉन डाल्टन ने जो गुणित अनुपात का नियम बताया उसमें बताया कि भाई जो 2 तत्व है ना, 2 तत्व है, क्या 2 तत्व है, वो आपस में संयोग करके मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिक बनाते हैं, तो उनमें उन तत्वों का अनुपात गुणित रूप में होता है। क्या होता है, गुणित रूप में। देखो क्या बताया, 2 तत्व परस्पर संयोग करके मतलब मिलकर करके भिन्न भिन्न यौगिक बनाते हैं। भिन्न भिन्न यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, भिन्न भिन्न यौगिक बनाते हैं तो उन यौगिकों में तत्वों का अनुपात क्या होगा, गुणित रूप में होता है। तत्वों का अनुपात गुणित रूप में होता है। ठीक है विद्यार्थियों, किस में होगा, गुणित रूप में होता है। जब 2 तत्व परस्पर संयोग करके भिन्न भिन्न यौगिक बनाते हैं तो उन यौगिकों में तत्वों का अनुपात गुणित रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल के देखिए, हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ये दोनों तत्व मिलकर 2 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। जैसे एक तो H2O और एक क्या है, H2O2। ठीक है, तो इनमें जो तत्वों का अनुपात है, तो इनमें तत्वों का देखो, हाइड्रोजन इसमें 2 है, इसमें भी क्या है, 2 है। ठीक है, तो संख्या का अनुपात, तो हाइड्रोजन का अनुपात क्या होगा, देखो इनमें भाई 2:2 मतलब 1:1 होगा। ठीक है, संख्या का, और द्रव्यमान का भी यही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या है, 1 होता है, तो 2 का 2 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार ऑक्सीजन, इसी प्रकार क्या है अपना ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन का कितना है, 1 है ना, और इसमें क्या है 2, तो तत्वों की संख्या का अनुपात तो 1:2 हो गया। ठीक है, और अगर इनके द्रव्यमान का अनुपात, तो हाइड्रोजन का 16 होता है
और इसमें 16 दूनी 32, 32, ठीक है, 16:32 या 1:2। तो मतलब गुणित रूप में ही है भाई, ये इसका एक गुणित है दोनों में, और इसमें ये इस वाले में ऑक्सीजन का क्या है, इस वाले ऑक्सीजन का द्विगुणित है, तो क्या है, गुणित अनुपात, है ना। क्या बताया कि देखो फिर से, दो तत्व परस्पर संयोग करके भिन्न भिन्न यौगिक बनाते हैं तो उन यौगिकों में तत्वों का अनुपात गुणित रूप में होता है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल बना रहा है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहा है, ठीक है, और इनमें जो तत्वों का अनुपात है, हाइड्रोजन का अनुपात तो 1:1 है और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2 है, जो कि क्या है, गुणित अनुपात में, ठीक है। अब इसके बाद में चौथा नियम, और चौथा नियम है गैलुसेक का नियम। क्या है, गैलुसेक का, और क्या है, गैसीय आयतन संबंधी नियम, ठीक है। तो अगला है गैलुसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम, ठीक है। चौथा नियम गैलुसेक, ठीक है, गैलुसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम, ठीक है विद्यार्थियों। और इस नियम का प्रतिपादक तो आपको पता ही चल गया होगा, कौन है, गैलुसेक महाराज, ठीक है। तो प्रतिपादक कौन हो गए, गैलुसेक, ठीक है विद्यार्थियों, प्रतिपादक हो गया गैलुसेक। और इसने बताया कि समान ताप व दाब पर संयोग करने वाली गैसों का आयतन, समान ताप और दाब पर संयोग करने वाली गैसों का आयतन सरल अनुपात में होता है। क्या होता है, सरल अनुपात में। तो लिखें, समान ताप व दाब पर संयोग, ठीक है, या मिलने वाली, संयोग करने वाली गैसों का अनुपात सरल अनुपात में होता है। गैसों के आयतनों का, क्या है, गैसों के आयतनों का अनुपात, हाँ, गैसों का ना, मतलब गैसों के तो आयतन ही तो होगा, गैसों के आयतनों का अनुपात क्या होगा, सरल अनुपात में, सरल अनुपात में होता है, सरल अनुपात में होता है, ठीक है विद्यार्थियों। समझे बात को, क्या बताया कि समान ताप व दाब पर संयोग करने वाली गैसों के आयतनों का अनुपात क्या होता है, सरल अनुपात। फॉर एग्जांपल भाई H2 गैस क्या है, अपनी H2 गैस और O2 गैस ये संयोग करती हैं, ये क्या करती हैं, संयोग करती हैं, और क्या बनाते हैं, H2 या जल वाष्प, ठीक है। अब ये भी गैस है और ये भी क्या है, गैस है, और इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे और यहाँ पे 2H2O बन जाएगा, ठीक है। तो इसके तो क्या है 50 ml, ठीक है, और इसके क्या है, क्या लेते हैं 100 ml लेते हैं, तब कितना बनता है, ये 100 ml बनता है H2O, ठीक है, कितना बनता है 100 ml H2O बनता है, ठीक है विद्यार्थियों। मतलब तो क्या है कि जब 100 ml समान ताप दाब पर 100 ml अपनी क्या है H2 और 50 ml क्या है O2 लेते हैं, तो 100 ml क्या बनता है H2O। तो अब इनका अनुपात देखो क्या है, 2:1 ही तो है, और 2:1 क्या है, एक सरल अनुपात ही तो है, ठीक है। तो ये क्या होगा, गैलुसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। अब बचा अपना लास्ट रासायनिक संयोजन के नियमों में लास्ट नियम, और वो किसका है, आवोगाद्रो का नियम, ठीक है। किसका नियम है, आवोगाद्रो का नियम। तो देखिए आवोगाद्रो का नियम, आवोगाद्रो का नियम, पंचम नियम, आवोगाद्रो, एवोगैड्रो भी बोलते हैं इसको, आवोगाद्रो का नियम, लॉ ऑफ एवोगैड्रो या आवोगाद्रो, ठीक है। देखिए विद्यार्थियों, प्रतिपादक तो कौन होंगे इसमें, आवोगाद्रो ही तो होंगे, तो प्रतिपादक आवोगाद्रो, ठीक है, या एवोगैड्रो बोलते हैं, ठीक है। अब विद्यार्थियों सुनिए बात, इसमें है क्या, इस नियम में क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि समान ताप व दाब पर समान आयतन वाली गैसों में कणों की संख्या, अणुओं की संख्या भी क्या होगी,
समान होती है। ठीक है, तो क्या बताया इसने, समान ताप व दाब पर समान आयतन वाली समान ताप व समान दाब पर समान आयतन वाली गैसों में कणों की संख्या, गैसों में कणों की संख्या, कणों का मतलब अणुओं भी हो सकते हैं, अणुओं भी लिख देंगे। ठीक है, अणुओं या कणों की संख्या समान होती है। क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या, अवोगाद्रो का नियम। मतलब समान ताप व समान दाब पर समान आयतन वाली गैसों में कणों या अणुओं की संख्या क्या होती है, समान। ये किसने बताया, अवोगाद्रो ने। तो विद्यार्थियों ये हो गया अपने क्या, रासायनिक संयोजन के नियम, जो कि क्या थे, 5 नियम थे। ठीक है, और आज के लेक्चर में यहाँ तक ही है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।